तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग माय फिनोमिनल वॉरियर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज की इस ट्रेनिंग के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। आप में से ज्यादातर लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं फिर भी एक लाइन में आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम अनुराग गेरा है, बाय क्वालिफिकेशन में एक एमबीए हूं। पिछले 3.25 सालों से मैं मीटर के इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हूं। मैं और वीरेंद्र साजवान जी दोनों मिलकर यहाँ पे ट्रेनिंग पार्ट को मैनेज कर रहे हैं, और इन 3.25 सालों के अंदर ना जाने कितनी ही सक्सेस स्टोरीज हमने देखी हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो ट्रेनिंग पूरी की पूरी इस बात को शुभ बताने के लिए है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब मार्केट में आता है Web3 के अंदर, तो कौन कौन सी बातें हैं जो उसके प्राइस और स्टेबिलिटी को इंपैक्ट करता है। और उसके बाद मैं आपके साथ एक बोनस चीज भी शेयर करूंगा कि किस प्रकार से जो हमारा मीथर का इकोसिस्टम है, किस प्रकार से वो अपने रेवेन्यू मॉडल को जनरेट करने वाला है, और हम अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं, आज की इस ट्रेनिंग को शुरुआत करते हैं। ये जो है थ्री कैटेगरीज ऑफ कंपनीज, थ्री कैटेगरीज ऑफ Web 3.0 कंपनीज। आप में से बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता होगा, क्योंकि लगातार हम अपनी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में इन बातों को डिफाइन करते रहे हैं कि यूजेबिलिटी के बिहाफ पर, अगर हम कैटेगराइजेशन के बिहाफ पर बात करें, तो Web 3.0 कंपनीज जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं। सबसे पहली आती है प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज, उसके बाद आती है ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज, और तीसरी होती है इकोसिस्टम बेस्ड कंपनीज। और अगर हम एक ओवरव्यू ले कि वो पूरी दुनिया के अंदर काउंटलेस ऐसी कंपनीज हैं जो किसी न किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी न किसी टोकन को लेकर Web 3 मार्केट स्पेस के अंदर है। ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज उंगलियों पे काउंट की जा सकती हैं। अगर हम सक्सेसफुल ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज को काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो शायद हम 20 नाम भी नहीं ले पाए। और अगर हम इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे तो वो तो और कम है, गिनी चुनी है। यानी कि अगर 1000 कंपनीज आती हैं तो 1000 में से 990 कंपनीज प्रोजेक्ट बेस्ड होती है या फिर टोकन बेस्ड कंपनीज होती हैं। 7-8 कंपनीज ब्लॉकचेन बेस्ड हो सकती हैं, और केवल 1 या 2 कंपनीज जो होती हैं वो इकोसिस्टम बेस्ड होती हैं। और हमारी मीथर जो है वो इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी है, ये बात हम सब जानते हैं। आज एक बार थोड़ा सा और इसको दोबारा से समझ लेते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड, ब्लॉकचेन बेस्ड और इकोसिस्टम बेस्ड कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है। जिस तरह से अगर हम बात करें Web 2 कंपनीज जो है, Web 2 अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो उसका बेस है इंटरनेट। आज जूम एक प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेट को यूज करके बना हुआ है। आप और मैं ये जो अभी गुफ्तगू कर रहे हैं जूम के ऊपर, अगर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ना हो तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो बेस टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है? बेस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इंटरनेट, और उसके ऊपर जूम या फेसबुक या यूट्यूब एक प्रोजेक्ट बने हुए हैं। अब जो कंपनीज केवल और केवल प्रोजेक्ट लेके आती है Web 3 के अंदर, उनको बोला जाता है टोकन बेस्ड कंपनीज या प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज। उदाहरण के तौर पे लेट्स से कल को मैं अपनी एक ट्रेनिंग एकेडमी ओपन करना चाहता हूं जिसका बेस जो है वो ब्लॉकचेन पे, सारा का सारा डेटा जो है ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। अब वहां पर मेरा काम कोई टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना नहीं होगा। मेरा काम क्या होगा? एजुकेशन डिलीवर करना। तो एजुकेशन डिलीवर करना मेरा एक प्रोजेक्ट होगा, बट मैंने किसी कोई ब्लॉकचेन को यूज किया होगा। लेट्स से मैंने M20 ब्लॉकचेन को ही यूज किया हुआ है। या मेटाराइज एकेडमी का एक प्रोजेक्ट आता है और मेटाराइज एकेडमी ब्लॉकचेन को यूज करती है, मीटर की M20 ब्लॉकचेन को यूज करती है। तो मेटाराइज एक प्रोजेक्ट हो गया, और जो उसका बेस है, जो यूज हो रही है M20 चेन, वो टेक्नोलॉजी हो गई। तो मेटाराइज का जो क्वाइन होगा वो टोकन कहलाया जाएगा, बट M20 का जो क्वाइन होगा वो क्वाइन होगा, क्योंकि वो नेटिव ब्लॉकचेन का क्वाइन है। तो ब्लॉकचेन जो है वो टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर रन होने वाला प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट है। अब जैसे मीथर है, मीथर ने पहले दिन से बोलना स्टार्ट किया था हम एक इकोसिस्टम ड्रिवन कंपनी है। अब इकोसिस्टम का मतलब क्या है? कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारी इन हाउस होगी, और उसके ऊपर रन होने वाले प्रोजेक्ट्स भी हमारे इन हाउस डेवलप हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक एलिमेंट पे काम करेंगे। हम Web 3 के जो 7 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो हम अपनी बीओपी में भी दिखाते रहते हैं, 7 डिफरेंट एलिमेंट्स जो है,
उनके ऊपर भी हम काम करेंगे। इसीलिए मीथर एक इकोसिस्टम ड्रिवन कंपनी है। अब कोई भी कैटेगरी की कंपनी हो, इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी की कंपनी हो, उनके जो प्राइस की इंपैक्ट आता है, जो प्राइस स्टेबिलिटी आती है, या मैं बोलूं प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को अगर आपने जज करना है, तो वो एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। जब मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना था नया नया, तो किसी भी व्यक्ति से जब मैं पूछता था, तो कई लोगों के मेरे पास सवाल आते थे कि सर फला फला कंपनी का तो जो क्वाइन का प्राइस है या टोकन का प्राइस है वो इतनी तेजी से बढ़ गया है, हमारा भी इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, क्या वजह है? तो मैं हमेशा उनसे एक सवाल पूछता था कि प्राइस बढ़ रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? तो वो हमेशा ये बोलते थे, डिमांड और सप्लाई का अंतर। माय डियर फ्रेंड, एक बात चीज को याद रखिएगा, डिमांड और सप्लाई आर्टिफिशियली भी डिफरेंशिएट करी जा सकती है। डिमांड और सप्लाई केवल और केवल एक आउटपुट है जो किसी वजह से हो रही है। ये आर्टिफिशियली भी मैनेज की जा सकती है और ये ऑर्गेनिक तरीके से भी मैनेज हो सकती है। आर्टिफिशियली तरीके से कैसे मैनेज हो सकती है? एग्जाम्पल लेते हैं नींबू का। गर्मियों का सीजन चल रहा है, अगर कोई कंपनी नींबू को मार्केट तक पहुंचने ही ना दे, नींबू की होर्डिंग करना स्टार्ट कर दे, उन्हें पता है कि भाई इस समय पे नींबू की डिमांड बढ़ेगी, हम नींबू को होल्ड कर लेते हैं और मार्केट तक पहुंचने नहीं देते, तो क्या होगा? मार्केट में नींबू की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। नींबू की डिमांड लगातार बढ़ रही है बट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। उसकी वजह से जो कंपनी उनके पीछे होर्डिंग करके बैठी हुई है, उनको बेनिफिट होगा, बिकॉज जब एक प्राइस बड़े लेवल पे चला जाएगा और मार्केट में हाहाकार मचनी स्टार्ट होगी, तब वो उस अपनी होर्डिंग को छोड़ेंगे और वो उस हायर प्राइस के ऊपर उसे सेल आउट करेंगे। पर जैसे जैसे नींबू की मार्केट में सप्लाई रेगुलर होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो प्राइस वापस नीचे आ जाएगा। यही चीज कोरोना काल में हुई थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ। जब कोरोना 2 आया, तो उस समय पर बहुत सारे लोगों के मन में डर था कि यार मेरे घर में भी किसी को कोरोना हो सकता है। मार्केट में से ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कई ऐसे लोगों ने अपने घर में 4-4 5-5 ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर रख लिए जिनके घर में किसी को कोरोना हुआ ही नहीं है। यानी कि मार्केट से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई खत्म हो गई, पर डिमांड लगातार फियर की वजह से बढ़ रही थी। उस केस में भी ऑक्सीजन सिलेंडर का सप्लाई जो प्राइस है वो बहुत ऊपर चला गया था, पर जैसे जैसे वो फेज आउट हुआ, वो जो टाइम था वो निकला, वापस ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड नीचे आ गई, प्राइस भी नीचे आ गया। यही चीज वहां पे उस समय पे सैनिटाइजर्स के साथ, मास्क के साथ सब कुछ हुआ था। अब समझने वाली बात क्या है कि जो प्राइस आ रहा है वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? क्या वो ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ा है? क्या लोगों को वाकई में ही नींबू की जरूरत ज्यादा पड़ रही है या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, या एक डर की वजह से, एक आर्टिफिशियल डर, ये एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट की गई है जिसकी वजह से लोग उस चीज की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं? अब अगर आर्टिफिशियल वजह से, आर्टिफिशियल सिचुएशन की वजह से डिमांड क्रिएट की गई है, तो वो डिमांड कभी भी लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं होगी। वो एक शॉर्ट टर्म सस्टेनेंस के लिए आएगी। शॉर्ट टर्म सस्टेनेंस के बाद उसका वापस नीचे जाना तय है, और उस समय के बाद उस प्राइस का वापस ऊपर चढ़ना लगभग लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, लगभग लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। पर अगर डिमांड ऑर्गेनिक है तो क्वाइट पॉसिबल है कि उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, पर लॉन्ग रन के अंदर वो प्राइस आपको या वो डिमांड आपको धीरे 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 ऊपर जाती दिखेगी। जब आप इस बात को समझेंगे कि किसी भी फैक्टर का, किसी भी प्रोजेक्ट को ऑर्गेनिकली रियल तरीके से प्रमोट किया जा रहा है या इनऑर्गेनिकली उसकी बस एक हाइप क्रिएट की जा रही है, तब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स में और बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर। मैंने पिछले 3.5 सालों में मीथर में एक ही बात देखी है कि मीथर में कभी भी आर्टिफिशियली प्राइस को पंप और डंप नहीं किया गया। जो भी चीजें चली हैं वो ऑर्गेनिकली चली हैं।
और इसीलिए मैं आज आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट वो फैक्टर्स डिस्कस करने वाला हूं जो ये बात बताते हैं कि कैसे एक प्रोजेक्ट के प्राइस जो है वो मैनेज होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो प्रोजेक्ट की जो प्राइसेस है वो मैनेज होते हैं। जब आप इन चीजों को समझेंगे तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से कि क्यों मीथर एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, क्यों मीथर एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और क्यों आपको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी स्टेबिलिटी के साथ मीथर के साथ लगे रहना चाहिए। ये सारी की सारी बातें आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके उन फैक्टर्स को समझते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 1 फैक्टर आता है रिलायबिलिटी, भरोसा, विश्वास। अब रिलायबिलिटी का एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है टाइम, कि कोई प्रोजेक्ट मार्केट में कितने समय से बना हुआ है। मैंने भी कई बार बताया है, साधवन सर भी इस बात को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि जब मीथर की शुरुआत हुई उस समय पर कम से कम 19 और प्रोजेक्ट्स मार्केट में अवेलेबल थे, पर आज उनमें से एक भी अवेलेबल नहीं है। आज मीथर 3.5 सालों से लगातार ग्रोथ करे चले जा रहा है, 3.25 साल से लगातार ग्रो कर रहा है। अब ये जो टाइम फैक्टर, टाइम फेज कंपनी ने बिताया है, ये किसी के मन में डर पैदा कर सकता है, किसी के मन में विश्वास पैदा कर सकता है। हालांकि टाइम विश्वास का पैरामीटर होता है। आप सोचिए कि आप एक मार्केट में गए, एक अननोन मार्केट है और आप किसी से कुछ सामान खरीदना चाहते हैं। वहां पर अलग अलग दुकानें हैं। एक दुकान के बाहर लिखा हुआ है 75 साल पुरानी दुकान, बाकियों पे नहीं लिखा हुआ, एक पे लिखा हुआ है 75 साल पुरानी दुकान। तो आप सबसे पहले उन 4-5 दुकानों में से उस दुकान में एंट्री लेना पसंद करेंगे, क्योंकि वो उस जगह पर, उस मार्केट में, उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर 75 सालों से बना हुआ है, 75 ईयर्स से बना हुआ है। तो 75 ईयर्स ये शोकेस करता है कि भाई ये व्यक्ति अपने काम को लेके सीरियस है, ये लगातार से इतने समय से बना हुआ है, ये एक एक्सपर्ट बन चुका है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। तो हम सबसे पहले उस शॉप में एंटर करके अपनी खरीदारी करने पे तवज्जो देंगे। अगर हमारे को वहां पर कोई प्रोडक्ट थोड़ा बहुत महंगा भी मिले इन कंपेयर टू बाकी कंपनीज, बाकी शॉप्स, तो भी मैं वहां से लेना पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे 75 ईयर्स का एक पैरामीटर साथ में आ जाता है कि भाई 75 साल से ये दुकान बनी हुई है। सेम वे आज मीथर को 3.25 साल हो चुके हैं। इन 3.25 सालों में नो डाउट कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में अप्स एंड डाउन्स, जब मैं बोलता हूं अप्स एंड डाउन से तो मेरा मतलब ये है कि चैलेंजेस होते हैं, पर 3.25 सालों से मीथर लगातार बना हुआ है। इन 3.25 सालों में आपको क्या लगता है, क्या आपके प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब करने के लिए हैकर्स ने कोशिश नहीं करी? क्या बाकी पैरामीटर्स जो भी किसी प्रोजेक्ट को डिस्टरबेंस में आते हैं, इन 3.25 सालों में आपके प्रोजेक्ट्स में नहीं आए होंगे? आए हैं, डेफिनेटली आए हैं। बहुत सारी कंपनीज ने मीटर को लेकर बहुत बार एक झूठ फैलाने का प्रयास किया है। बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, मीटर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर हैकिंग अटैक्स हुए हैं, मगर उसके बाद भी मीटर लगातार लगातार हर बार स्ट्रांग होके निकला है। क्यों? बिकॉज मीथर अपने ट्रिक्स एंड ट्रेड्स को जानता है। मीथर की मैनेजमेंट कैपेबल है ऐसे किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि मीथर की मैनेजमेंट दूरदर्शी है। मीथर की मैनेजमेंट आगे का देख पाती है कि हाँ क्या होने वाला है। दूसरा रिलायबिलिटी का फैक्टर्स होता है कि आप कैसे कैसे जगह पे किन किन चीजों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप अपने प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। आज टोकन 2049 में पार्टिसिपेट करने वाली मीथर इकलौती एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी है। जरा सोच कर देखिए, टोकन 2049 में जो एक इवेंट की टिकट है वो लगभग लगभग 40 से 50 हजार रुपए की है। और ये तो केवल इवेंट की टिकट है, वहां पे आने जाने का खर्चा अलग है। अब अगर एक जगह पर वो सारे के सारे धुरंधर कंपनीज आ रही हैं जो अपने अपने फील्ड की एक्सपर्ट्स हैं,
उसके बीच में जाके आपकी कंपनी पार्टिसिपेट करती है, तो वहां पर जो 40,000 रुपए की टिकट लेकर आ रहा है, उसको कुछ भी कह के अपनी बात पर कन्विंस नहीं करवाया जा सकता। दे पीपल नो द लॉजिक्स, हाउ प्रोजेक्ट्स वर्क, हाउ प्रोजेक्ट्स आर डेवलप्ड। उनको ये बारे में सब कुछ पता है, सारी बातें पता है। तो जब वो बात करते हैं तो बिल्कुल लॉजिकल टू लॉजिकल क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब अगर आपकी कंपनी वहां पे खड़े होकर अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, और ना सिर्फ प्रेजेंट कर रही है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोजेक्ट, सबसे ज्यादा आई बॉल्स क्रिएट करने वाला, सबसे ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बनने वाले प्रोजेक्ट है। तो ये शोकेस करता है कि आपकी कंपनी की मैनेजमेंट, आपकी कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो हैंडल करने वाली टीम है, वो कितने प्रैक्टिकल तरीके से, कितने बेसफुल तरीके से, कितने पावरफुल तरीके से आपके प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है। और ऐसा ये नहीं है कि वहां पे मैनेजमेंट अकेले अकेले गई और चुप करके बताकर आगे और बता दिया, देखो 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 हमने किया ही थे। नहीं, सिंगापुर के अंदर 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स, मीथर के 200 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स उस इवेंट में थे। उन्होंने अपनी आंखों से उस चीज को होते हुए देखा है। दुबई के अंदर तूफान आने के बाद भी लगभग 400 स्टेक होल्डर्स मीथर के उस जगह पे पहुंचे थे, और ये जगह बात आपके लिए भी ओपन थी। आप में से कोई भी व्यक्ति वहां पर जा सकता था, जाकर अपनी आंखों से चेक कर सकता था कि कैसे आपकी कंपनी की मैनेजमेंट अपने प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड लेवल पर शोकेस कर रही है। जब आपकी कंपनी वर्ल्ड लेवल पे शोकेस होती है, तो ये रिलायबिलिटी क्रिएट करता है। वहां पर जो आई बॉल्स आपके प्रोजेक्ट को मिलती है, जिन डेवलपर्स के बारे में, जिन वेंचर कैपिटलिस्ट तक आपकी बातचीत पहुंचती है, ये एक रिलायबिलिटी क्रिएट करता है। मीथर की रिलायबिलिटी एक बहुत बड़े लेवल पर है। आज बुर्ज अल अरब में कंपनी ने अपना इवेंट किया। ये बुर्ज अल अरब का इवेंट एक बहुत बड़े स्केल पे था। जिन जिन वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, जिन जिन डेवलपर्स के पास इसकी न्यूज पहुंची, वहां पर इस चीज ने रिलायबिलिटी को क्रिएट करा। अंडरस्टैंड, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर एक दुकानदार है और वो अपनी दुकान का माल खाली करने पे लगा हुआ है, इसका मतलब है उसने दुकान छोड़कर जाना है। बट एक दुकानदार है जो लगातार 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 अपनी दुकान में माल भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, और उसके अंदर चीजें ऐड ऑन किए जा रहा है। इसका मतलब वो वहां पे उसकी दुकान चल रही है और वो उसको और आगे बढ़ाना चाहता है। ये सारी फैक्टर रिलायबिलिटी पे आती है। फ्रैंक मुलर वॉच के साथ कोलैबोरेशन, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलायबिलिटी फैक्टर है कि एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ आपका एसोसिएशन हुआ। सोच कर देखिए, क्या फ्रैंक मुलर जो है दुनिया की नंबर 5 टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है, क्या वो किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएशन कर लेगा? द आंसर इज नो। ये सारे फैक्टर्स क्या दिखाती हैं? रिलायबिलिटी। और जब मैं इन फैक्टर्स को पे मीथर को खड़ा देखता हूं और आजू बाजू की कुछ कंपनीज को देखता हूं, तो आई सी कि ऐसा कोई और कंपनी अवेलेबल ही नहीं है जो इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने पे लगी हुई हो। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स भी इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करने में, डेवलप करने में नहीं लगे हुए। सो ये रिलायबिलिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है माय डियर फ्रेंड। रिलायबिलिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर मीथर क्रिएट कर रही है। M20 कार्ड, अगेन ये रिलायबिलिटी का एक फैक्टर है। यू हैव द पावर इन योर हैंड, आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। इसको करने के लिए भी कितने बैकएंड के ऊपर मेहनत मुशक्कत की गई होगी। ये सारे के सारे एफर्ट्स इस बात को शोकेस करने के लिए तैयार हैं। ये एक रिलायबल प्रोजेक्ट है, एंड विद टाइम एंड विद एसोसिएशंस रिलायबिलिटी बढ़ती है। अगर आपका ब्रांड एसोसिएशन किसी बड़े ब्रांड के साथ है तो आपकी रिलायबिलिटी बढ़ती है। अगर आप लंबे समय से बने हुए हैं तो रिलायबिलिटी बढ़ती है। अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में लेके आ रहे हो जो कोई और कंपनी आपके फील्ड की नहीं कर रही है, तो उन सबके लिए मेहनत लगती है, इन सबसे रिलायबिलिटी का फैक्टर बढ़ता है। एंड टुडे मीथर इज द नंबर 1 रिलायबल कंपनी इन द मार्केट प्लेस। ये मैं अपनी पर्सनल नॉलेज से बता सकता हूं आपको। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज यूजेबिलिटी। अब इस बात को मैं हमेशा बीओपी में भी कवर करता हूं कि कस्टमर ने एंड लेवल पे क्या करना है। एंड लेवल पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर ने यूज करना है। जो यूज करेगा वही तो पेमेंट देगा। यूजेबिलिटी के बिहाफ पर हमारी कंपनीज को जब डिवाइड करते हैं, उसी में प्रोजेक्ट बेस्ड वगैरह की चीजें आती हैं। अब
यूजेबिलिटी का क्या मतलब है कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस है जिसको एंड कस्टमर यूज करे। एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट से मैं आपको क्लियर करके बताना चाहता हूँ, समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ कि मीथर डे वन से कहती आ रही है कि हम एक फ्यूचर ड्रिवन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। फ्यूचर ड्रिवन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि भाई अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फेज में है। जब कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फेज में होती है वो एंड कस्टमर के लिए यूजेबल नहीं होती। एंड कस्टमर के लिए यूजेबल नहीं होती। जब तक आम आ नहीं जाएगा तब तक कस्टमर खाने नहीं आ सकता। बट अब आम का पेड़ लगा रहे हैं तो आम यूजेबिलिटी है। आज मीथर जब अपनी ब्लॉकचेन को डेवलप कर चुकी है तो ब्लॉकचेन एक यूजेबल प्रोजेक्ट है। और ये मैं आपको जब अभी मीथर के इकोसिस्टम के कुछ मेन कंपोनेंट्स के ऊपर बात करूंगा बोनस कंटेंट के अंदर आज, तो आपसे डिस्कस करूंगा। ब्लॉकचेन एक यूजेबल प्रोडक्ट है, हमारा एक्सचेंज एक यूजेबल प्रोजेक्ट है, हमारा एनएफटी एक यूजेबल प्रोडक्ट है, हमारा मेटावर्स जो डेवलप हो रहा है वो एक यूजेबल प्रोजेक्ट है, हमारी जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का एक्सचेंज आएगा वो भी एक यूजेबल प्रोजेक्ट है, हमारा जो अभी अपना वॉलेट आ रहा है वो एक यूजेबल प्रोजेक्ट है। ये सारी की सारी चीजें माय डियर फ्रेंड, ये सारी की सारी चीजें यूजेबिलिटी में आती हैं। यस, बिकॉज इट्स अ फ्यूचर ड्रिवन कंपनी, इट्स अ फ्यूचर ड्रिवन टेक्नोलॉजी, तो वो सब डेवलपमेंट होकर उनको यूजेबिलिटी तक पहुंचने में भी वक्त लगेगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के एग्जाम्पल से समझते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अवेलेबल है, टाटा नेक्सॉन हो गया, महिंद्रा हो गया, और बहुत सारी गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में अवेलेबल है। मगर अभी अगर मैं बात करूं तो केवल 5% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को यूज करते हो, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उस लेवल पे डेवलप नहीं है कि मैं उसको लेकर कहीं भी लॉन्ग टर्म ट्रैवल कर पाऊं। उसकी वजह से आज बेनिफिशियल होते हुए भी हर एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर शिफ्ट नहीं हो रहा। पर यह बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि 2030 में 2030 में 70% ऑफ द व्हीकल्स जो प्राइवेटली ओन्ड होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगे, वो ईवी होंगे। क्यों? बिकॉज कंपनीज उसको डेवलप कर रही है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, गवर्नमेंट उसके लिए रिलेटेड गाइडलाइंस और पॉलिसीज बना रही है। सीख वैसे ही आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर आप बात करें बिल्ड हो चुके हैं वेब 3 के ऊपर, बट वो भी एंड कस्टमर के लिए उस तरीके से यूजेबल नहीं है जिस तरीके से उनके वेब 2 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है यूजेबिलिटी पर। पर 2030 आते आते जैसे जैसे स्लो ट्रांजिशन होगा, बाय 2030 वो यूजेबिलिटी आएंगी। और जब वो 2030 का यूजेबिलिटी वाला मार्क पहुंचेगा तब तक वो सारी कंपनीज अपनी ग्रोथ लेवल के पीक पर होंगी। और अगर आपको एक इन टर्म्स ऑफ कैरियर ग्रोथ की बात करनी है, ये एफर्ट्स और रिसोर्सेज दोनों के पर्सपेक्ट से बात कर रहा हूं, तो वो आपको यहां पर कैच करना पड़ेगा ताकि जब वो पीक पर जाए तो आप मैक्सिमम बेनिफिट उसमें से कैश आउट कर चुके हो। बिकॉज पीक पर जाने के बाद नीचे आता है, ये मेरे पास हाथ में एक छोटी सी टेप है, अगर मैं इसको ऊपर उछालूंगा तो ये फोर्स है, ये इसको पीक तक लेके जाएगा और एक टाइम के बाद ये वापस गिरेगा। ये लॉ ऑफ द यूनिवर्स है, ये किसी भी इंडस्ट्री के बारे में होगा, वो इस तरीके से ऊपर पीक पे जाएगा और पीक पे जाने के बाद नीचे आएगा ही आएगा। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपको जब ये पीक पर जा रहा होता है उस समय तक आना पड़ता है। जब ये पीक पर आके स्टेबल हो जाता है वो सर्वाइवल मोड है, केवल और केवल आप वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं, और उसके बाद वो इंडस्ट्री अपने डाउनफॉल पे आना स्टार्ट हो जाती है। ये वेब 3 के साथ भी होगा। मैं आपको ये बात की एश्योरेंस देना चाहता हूं, आज वेब 3 है, आज से 10 साल बाद हम मीथर में बैठ के वेब 4 की बात कर रहे होंगे, बिकॉज दैट इज बाउंड टू कम। आज वेब 3 आने वाला है तब वेब 4 आने वाला होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला फैक्टर आता है अवेलेबिलिटी। अब प्राइस के ग्रोथ में फैक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है अवेलेबिलिटी, कि ठीक है आपकी यूजेबिलिटी तो है, बट क्या आपकी अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो कभी भी डिमांड और सप्लाई का डिफरेंशिएशन क्रिएट ही नहीं कर पा रही। और यहां पर एक बहुत बड़ा रोल आता है अंडरस्टैंडिंग का।
अगर मैं ट्रॉन की बात करूं, ट्रॉन इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ऑफ वेब3। आज ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा टोकन्स डेवलप्ड हैं, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ने ट्रॉन को एज अपनी प्रेफर्ड ब्लॉकचेन यूज किया हुआ है। पर उसके बावजूद ट्रॉन का प्राइस नहीं बढ़ रहा। 1 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट है। मैं कहता हूं उन्होंने 1 करोड़ में से लेट्स से केवल 50% या 25% ही, 25 लाख की डेली बेसिस पे एक्टिव है, तब भी नहीं बढ़ रहा। क्यों? बिकॉज ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो इतनी ज्यादा है कि कोई ना कोई उसका होल्डर हमेशा मार्केट में बैठा है कम प्राइस पर सेल आउट करने के लिए, जिसकी वजह से जो होल्डिंग की पावर है वो वहां पे क्रिएट ही नहीं हो रही। ट्रॉन एज अ प्रोजेक्ट लगातार 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 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो जो प्रोजेक्ट उस पर रन हो रहे हैं वो ट्रॉन की डिमांड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे ट्रॉन की डिमांड नीचे नहीं जा रही है, ट्रॉन की डिमांड उतनी ही है, ट्रॉन का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, हम कहते हैं डिमांड और सप्लाई का अंतर यहां पे केवल एक फैक्टर में आता है। डिमांड ट्रॉन की है, सप्लाई की कमी नहीं हो रही, सप्लाई भी उतनी अवेलेबल है। जितनी डिमांड अवेलेबल उतनी सप्लाई बड़ी इजीली आए जा रही है। इसी अवेलेबिलिटी फैक्टर की वजह से उसका प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। यही चीज कहीं ना कहीं आप मीटर के साथ देख रहे हैं। अगर आप मीटर की ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे, एक्सचेंजेस के ऊपर जाके आप ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को देखेंगे तो वो बढ़ रहे हैं। पर अगर प्राइस फैक्टर पे हम बात करें, क्योंकि सप्लाई भी उतनी ही आए जा रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई भी अगर आप उतनी करे जाएंगे तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। डिमांड बढ़ती चली जाए, सप्लाई आप रोक लें, बिकॉज यू आर द होल्डर्स, आप होल्डर्स हैं, मैं होल्डर हूं। हम अगर अपने मार्केट के अंदर अपने कॉइन को सेल आउट करने के लिए जाए नहीं तो डिमांड बढ़ती चली जाएगी, सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो प्राइस ऊपर जाएगा। ये केवल एक फैक्टर अवेलेबिलिटी के ऊपर आकर ही प्राइस और डिमांड का फैक्टर क्रिएट होता है। बाकी जो है फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सचेंजेबिलिटी। कभी आपने देखा कि भाई क्यों हम इतना खुश होते हैं कि भाई एक नए एक्सचेंज के ऊपर हमारी लिस्टिंग हो रही है, एक नए एक्सचेंज पर हमारी लिस्टिंग हो रही है, एक नए एक्सचेंज में हमारी लिस्टिंग हो रही है? क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर 2 तरह की कम्युनिटी होती है। फर्स्ट होती है इंटरनल कम्युनिटी और दूसरी होती है एक्सटर्नल कम्युनिटी। फर्स्ट होती है इंटरनल कम्युनिटी, सेकंड होती है एक्सटर्नल कम्युनिटी। दोनों में क्या अंतर है? इंटरनल कम्युनिटी वो है जिसने डायरेक्ट कंपनी से फर्स्ट टाइम परचेज में क्वाइन को या मैं बोलूं शेयर को बाय किया है। शेयर्स की भाषा में इसको बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि भाई कंपनी ने एक्सचेंजेस पे लिस्ट करने से पहले अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए ऑफर किया, आईपीओ लेके आई, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और पहली बार कंपनी ने जब सेल किया तो डायरेक्टली इन लोगों को दिया। ये है इसकी इंटरनल कम्युनिटी। फिर ये इंटरनल कम्युनिटी मार्केट में जाके एक्सचेंजेस के ऊपर सेल आउट करने पे लगाती है। वहां पर जो दोबारा से इनसे बाय परचेज कर रहे हैं वो है एक्सटर्नल कम्युनिटी। आज पॉलिनिक्स के ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों में ऐसे लोग हैं जो मीथर का पार्ट नहीं है बट पॉलिनिक्स एक्सचेंज का पार्ट है। आज जब एम कॉइन वहां पे लिस्ट होता है, राइजर कॉइन वहां पे लिस्ट होता है, तो आपने मैंने मीथर के जरिए, हम इंटरनल कम्युनिटी हैं, हमने आईसीओ में कॉइन लिया है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में कॉइन लिया है। पर वहां पर वो लोग जो मीथर का पार्ट नहीं है, जो मीथर का पार्ट नहीं है और वहां पे वो जाके कॉइन लेते हैं, वो आपकी एक्सटर्नल कम्युनिटी है। तो जैसे जैसे कोई भी कॉइन मल्टीपल एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता जाता है तो वो एक्सटर्नल कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा उस कॉइन के पास आने का स्कोप बढ़ता जाता है। आज मीथर की टोटल पॉपुलेशन अगर मैं बात करूं, टोटल कम्युनिटी की बात करूं, तो वो पॉलिनिक्स में जितनी कम्युनिटी है उससे कम है। यानी कि पॉलिनिक्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीथर को जानते नहीं है, पर आज एम कॉइन क्योंकि वहां पे चला गया तो वो एम कॉइन को जानेंगे। हो सकता है वो एम कॉइन को बाय भी कर ले और उसके बाद भी उन्हें मीथर के बारे में पता भी ना हो। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल कम्युनिटी है, वो पॉलिनिक्स एक्सचेंज की कम्युनिटी थी
बट क्योंकि मेरा कॉइन वहां पे चला गया तो वो कम्युनिटी के लिए मैं अवेलेबल हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं दिल्ली का एक ब्रांड हूं, लेट्स से शू ब्रांड। दिल्ली के आजू बाजू के लोकेलिटी में मुझे लोग जानते हैं, पर मैंने अपना एक शोरूम औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी खोल दिया। अब मेरा वहां पे एक शोरूम हो गया है, मैं दिल्ली का ब्रांड हूं। अब वहां के लोग भी मेरे को देख रहे हैं, तो वहां की कम्युनिटी भी मेरे पास आने का स्कोप बढ़ गया। फिर मैंने लखनऊ में एक शोरूम खोल दिया, अब वहां के लोग भी मुझे देख रहे हैं। मैंने फिर अपना जाके पंजाब में भी एक शोरूम खोल दिया, अब वहां के लोग भी मुझे देख रहे हैं। तो जो एक्सटर्नल कम्युनिटी है उसके आने के चांसेस हर न्यू एक्सचेंज लिस्टिंग के साथ बढ़ जाएंगे। बट क्या उस एक्सटर्नल कम्युनिटी के आने से प्राइस लगातार बढ़ जाएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर वो कॉइन एक्सटर्नल कम्युनिटी आ रही है पर इंटरनल कम्युनिटी बहुत डेस्परेट बैठी है, वो अपनी एसेट को एसेट मानती ही नहीं, तो वो राइट प्राइस कोट ही नहीं करेगी, क्योंकि वो तो डेस्परेट बैठी है बाहर निकलने के लिए। तो एक्सटर्नल कम्युनिटी बाकी फैक्टर्स को देखेगी, यूजिबिलिटी क्या है, बाकी फैक्टर्स को एवेल्युएट करेगी, कहेगी कॉइन तो अच्छा है, लो प्राइस पे मिल रहा है, बाय करके रख लो, क्योंकि इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है। हम लोग क्या है, हम फंडामेंटल्स को एनालिसिस नहीं करते, हम फंडामेंटल को स्टडी नहीं करते, हम केवल और केवल फियर फैक्टर पे चल रहे हैं। फियर फैक्टर हुआ, बेच दो, फेथ आया, खरीद लो। बट भाई फियर एंड फेथ फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है। जो कम्युनिटी एक्सचेंज पर आके बाय करती है वो फंडामेंटल को स्टडी करके बाय करती है, क्योंकि वो उस एक्सचेंज पर खुद आकर अपनी चॉइस से क्वाइन को बाय कर रही है। वहां पर मैं आपके पास नहीं आया बताने के लिए कि यार ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, देख फ्यूचर में इसके स्कोप बहुत अच्छे है, लेट्स बाय। वहां पर मैं आपके पास नहीं आया चल के, वो अपनी मर्जी से उस एक्सचेंज पर गई है और वो किसी भी कॉइन को फंडामेंटल बेसिस पे चेक करके बाय करती है, और वो देखती है कि हाँ इसकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, और राइट नाउ दिस प्रोजेक्ट इज एट लो प्राइस। ये इसका ऑल टाइम हाई $3 पे गया हुआ है, इसका ऑल टाइम हाई इतना गया हुआ है, यानी कि ये वापस जब अपने ऑल टाइम हाई को हिट करेगा तो इसको ब्रीच करेगा। अभी तो 50 सेंट पे मिल रहा है, लेट्स बाय इट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक्सचेंजेबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्सचेंजेबिलिटी का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, एक्सचेंजेबिलिटी का कम्युनिटी से लेना देना है, कि बड़ी कम्युनिटी आपके प्रोजेक्ट को बाय करने के लिए अवेलेबल हो जाती है। बट प्राइस उस बात पे डिपेंड करेगा कि इंटरनल कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज लेके बैठी हुई है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक्सचेंजेबिलिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे रोल प्ले करता है? स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन रोल प्ले करता है ब्लॉकचेन के बेसिस पर, टीपीएस जिसको हम बोलते हैं, ट्रांजैक्शन पर सेकंड, टीपीएस। आज ब्लॉकचेन हमारी डेवलप हो चुकी है और हमारा अपना प्रोजेक्ट मेटा राइज उसके ऊपर डेवलप्ड है। अब ये स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे काम करेगा? आज अगर मैं राइजर भी सेंड करता हूं लेट्स से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, अब अगर उस ब्लॉकचेन की स्पीड अच्छी नहीं है तो राइजर को जाने में भी टाइम लगेगा, राइजर भी इतनी इजीली जो है वो वहां पर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड इंपैक्ट पड़ेगी। एंड इफ यू आर यूजिंग अ कॉइन फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट, अब अगर उसको ट्रांसफर होने में 1 घंटे का टाइम लगेगा तो कोई भी कंपनी उस ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्ग रन में अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना पसंद नहीं करेगी। या किसी ने अगर डेवलप किया हुआ है ऐसी किसी ब्लॉकचेन पे जिसपे स्पीड कम है, तो जैसे ही उसको बेटर ऑल्टरनेटिव मिलेगा वो उस पर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो उस पर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत मैटर करता है, ना सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है, बल्कि उस प्रोजेक्ट के लिए जो उस ब्लॉकचेन पे डेवलप्ड है। अगर आपका प्रोजेक्ट भी एक ऐसी ब्लॉकचेन पे डेवलप्ड है जिसकी स्पीड कम है, तो पीपल तो लोग उस प्रोजेक्ट से थोड़ा सा बचकर रहते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंक्रीजिंग the fact in the growth of
प्रोजेक्ट के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के खड़ा हो जाता है। देन आती है स्केलेबिलिटी, कि आपके प्रोजेक्ट में ग्रोथ के कितना स्कोप है, आपका प्रोजेक्ट कितने बड़े लेवल पे स्केल किया जा सकता है, आप कितने प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहे हैं। जो इकोसिस्टम वाला फैक्टर बात करते हैं, आज अगर हम बात करें तो मीथर की स्केलेबिलिटी कितनी बड़ी है। वी हैव द ब्लॉकचेन, हमारे पास अपनी एनएफटी है, हमारे पास अपना मेटावर्स है, हमारे पास अपना एक्सचेंज है, हमारे जो ब्लॉकचेन है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टेबल है। यानी कि जो मैं कहता हूं भाई कंप्लीट इकोसिस्टम है मीथर, कंप्लीट इकोसिस्टम। वहां पे आती है स्केलेबिलिटी, कि क्या आपके पास कोई एक ही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप कुछ 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 चेंजेस करके उसको आगे डेवलप करते चले जाएंगे, या आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल लेवल ऑफ गेम्स है, मल्टीपल लेवल ऑफ आपकी जो है ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। आप कितनी बड़ी स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जमीन के ऊपर। अब लेट्स से कुछ जमीनें होती है जो एयरपोर्ट के आसपास होती है, वो केवल 2 फ्लोर तक ही बिल्ड कर सकती हैं, बिकॉज वो लॉ ऑफ द लैंड है, वहां पे आप उससे ऊपर बिल्ड नहीं कर सकते। बट अगर एक है जहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है 40-40 मंजिला, तो उस जमीन का रेट बढ़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 40 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है, यानी कि उतनी सेल करने की पॉसिबिलिटी है इसको। पर जहां पे 2 ही फ्लोर बनने हैं, वहां पर वो नहीं है। दैट इज स्केलेबिलिटी, कि आपकी जो बिल्डिंग है उसको कितना बड़ा स्केल पर लेके जाया जा सकता है, आपके प्रोजेक्ट को कितने बड़े स्केल के ऊपर लेकर जाया जा सकता है। आज मीथर क्योंकि उन सातों के सातों एलिमेंट्स पे काम कर रही है, जो 7 एलिमेंट्स वेब 3 में एज ऑफ नाउ अवेलेबल है, तो जो स्केलेबिलिटी है वो बहुत बड़े लेवल पर है। उसके अलावा आज कीलियोस प्रो बहुत जल्दी मीटर के एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट बन जाएगा, यानी कि वो भी मेरे पास एक एडिशनल प्रोडक्ट आ जाता है स्केलेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। आज आईएलओ मीटर ऑफर कर रही है, बहुत जल्दी वो भी एफिलिएट मार्केटिंग में आएगा। तो वो क्या है, मेरे पास देने के लिए स्केलेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से एक नया प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है। तो मीटर के प्रोजेक्ट की जो स्केलेबिलिटी की मैं बात करूं, तो आज एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर वो स्केल हो रही है, एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर स्केलेबिलिटी उसकी बनी हुई है। ये सारे के सारे फैक्टर्स जब एक व्यक्ति देखता है, जब उसके फंडामेंटल एनालिसिस करता है, तब उसको समझ में आता है कि यस दिस प्रोजेक्ट इज वर्थ बाइंग। एक बार याद रखिएगा, एफिलिएट मार्केटिंग में हम आपके पास आते हैं टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट, बट ट्रेडिशनल मार्केट में आप एक्सचेंज पे जाते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट। दोनों में अंतर है। इट इज आउटवर्ड सेल, दैट इज इनवर्ड सेल। हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद पूरे प्रोजेक्ट को कभी समझा ही नहीं, बट किसी ने कहा ले लो तो हमने लेके रख लिया। इसलिए मुझे पता नहीं है कि मेरे पास सोना रखा है, पीतल रखा है, हीरा रखा है, मोती रखा है, क्या रखा है। पर जब एक व्यक्ति एक्सचेंज पे जाके खुद अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट को स्टडी करता है, अंडरस्टैंड करता है, तो वो इन सब फैक्टर्स को स्टडी करता है। क्यों वॉरेन बफे जैसे, राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग कामयाब हो जाते हैं। राकेश झुनझुनवाला को मैं एक बार सुन रहा था, वो कहते हैं कि आपको 10 प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए टू बी सक्सेसफुल, यू नीड जस्ट 1 प्रोजेक्ट। जस्ट एक प्रोजेक्ट को अगर आपने टाइमली इवेल्युएट कर लिया और वो टाइमली आपने उसको लेके बैठ गए, तो फिर द गेम हैज चेंज। अब केवल पेशेंस का गेम है। ऐसे ही बात वॉरेन बफे जी ने एक बार बोली थी, कि अगर आप किसी स्टॉक को 10 मिनट के लिए भी 10 मिनट के लिए भी अगर आप किसी प्रोजेक्ट सॉरी आप किसी शेयर को, किसी प्रोजेक्ट के शेयर को 10 साल तक होल्ड करने के लिए तैयार नहीं हो, इफ यू वांट टू सेल इट बिफोर 10 years, डू नॉट बाय इट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए भी फिर उसको मत खरीदो, बिकॉज जो गेम है, जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग गेम है, वो 10 years में डेवलप होती है। और मैं यही बात पहले दिन से बोलता आ रहा हूं कि व्हेन आई गेट इनटू द मीटर, मुझे क्लियर था कि आई एम बाइंग दिस कॉइन, दिस प्रोजेक्ट फॉर 7 to 8 10 years। मैं उससे पहले उसको पलट कर देखने भी नहीं वाला, बिकॉज आई नो कि जिस तरीके से हमारी कंपनी स्केलेबिलिटी पे लेके जा रही है, अगर वो सारी चीजें होती रहे, तो लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म फॉर एवरी वन ऑफ अस बाय 2028। 2028 तक हम सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी।
every single one's life will be transformed. नेक्स्ट आती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो एक फैक्टर यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं यहाँ पे लिखना मिस कर गया, इज कम्युनिटी। वो शायद मैंने आगे वाली स्लाइड्स पे लिखा हुआ होगा। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कम्युनिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कम्युनिटी। कम्युनिटी, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप और मैं अपने बारे में समझें, आप और मैं अपने बारे में समझें, तो हम कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, हम कंपनी के मालिक हैं। आज मुझे नहीं पता, अगर मैं किसी से सवाल पूछूं कि क्या आप टाटा कंपनी के अंदर रतन टाटा को नौकरी पर रख सकते हैं, तो हो सकता है आप में से कई लोग बोले ना, बट रतन टाटा को नौकरी पर रखने का एक तरीका है, आप टाटा के शेयर्स खरीद लीजिए। रतन टाटा का काम क्या है? टाटा को ग्रो करने का। और अगर आप टाटा के शेयर होल्डर हैं, तो भाई रतन टाटा आपके लिए काम कर रहा है। भले ही उसके पास भी शेयर्स होंगे, पर अगर आपके पास एक भी शेयर है, तो आप टाटा के हिस्सेदार हैं, मालिक हैं आप। उसमें आपका पैसा लगा हुआ है, आपकी पावर लगी हुई है। अगर आप इलॉन मस्क को नौकरी पर रखना चाहते हो, तो टेस्ला का शेयर बाय कर लीजिए। आप अंबानी को नौकरी पर रखना चाहते हैं, तो रिलायंस का शेयर बाय कर लीजिए। ऐसे ही आज जब आप एम कॉइन के होल्डर हैं, राइजर के होल्डर हैं, तो माय डियर फ्रेंड, आप हिस्सेदार हैं कंपनी के। और एक बात याद रखिएगा, जितनी बड़ी हिस्सेदारी होती है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। जितनी बड़ी हिस्सेदारी है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। बिना जिम्मेदारी के हिस्सेदारी नहीं होती, और हिस्सेदार अगर जिम्मेदारी ना समझे, तो कुछ नहीं हो सकता। जब एक व्यक्ति पिता बनता है, मां बनती है, तो उस बच्चे की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की हो जाती है, दादू दादी के बाद में आती है, चाचा चाची की बाद में आती है, ताऊ ताई की बाद में आती है। पहली जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? माता पिता की, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हिस्सा रखते हैं उस बच्चे पर। हिस्सा इन द सेंस, उनका कहते हैं राइट पहले बनता है। राइट मतलब हिस्सा ही होता है ना, हक, हकदार। माता पिता, उसके दादा दादी, फिर चाचा चाची, ताऊ ताई। तो सर आज आप और मैं मिथर के माता पिता में से आते हैं, हम उसके शुरुआती फेज में हैं। हमने उसका क्वाइन को बाय करके वो हिस्सेदारी होल्ड करी है। ये सारी चीजें, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आज कम्युनिटी कंपनी के साथ खड़ी रहेगी, तो कंपनी हमेशा खड़ी रहेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कंपनी कहीं नहीं जा रही, आप कंपनी के साथ कहां तक जाएंगे, ये आपको तय करना है। मैं कई बार ट्रेनिंग में बताया, हो सकता है यहाँ पे भी बताया हो, कि जब आप अपना क्वाइन बेचते हैं एक्सचेंज के ऊपर, तो क्या आपने कभी सोचा कि उसको बाय कौन कर रहा है? कोई तो है ना। जिस टाइम पे आप क्वाइन को सेल कर रहे हैं, कोई दूसरा क्वाइन को बाय कर रहा है। यानी कि जिस समय पर आपको उस पर्टिकुलर क्वाइन में, मीटर के उस क्वाइन में, एम क्वाइन में, राइजर में भविष्य दिखना बंद हो रहा है, कोई व्यक्ति उसी समय पे उसमें अपना भविष्य देख रहा है। आप जिस जगह से एग्जिट कर रहे हैं, वो उस जगह में ही एंट्री कर रहा है। आप जिस जगह को छोड़कर जा रहे हैं, वो आपकी जगह को रिप्लेस कर रहा है। यानी कि वो उस पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा जिस जगह पर आप अपनी जर्नी को एंड कर रहे हैं। तो अगर एक व्यक्ति उस पॉइंट पर अपनी जर्नी को स्टार्ट करने को तैयार है जहां पे आप एंड कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी सवाल पूछा कि आप अपनी जर्नी को एंड कर ही क्यों रहे हैं? वहां पे रेस खत्म नहीं हो रही, कोई और व्यक्ति रेस को शुरू कर रहा है, और वो वहां से रेस को में भागेगा और जीत जाएगा, और आपसे बड़ा जीतेगा। क्यों? क्योंकि वो उस समय पर भी प्रोजेक्ट की चीजों को समझ के, फंडामेंटल्स को समझ के प्रोजेक्ट के साथ खड़ा हुआ है। और आप शायद फंडामेंटल्स को समझ के ना आकर, आपकी पेशेंस जो है वो जवाब दे गई है, और आप से बाहर जाना चाहते हैं। मैंने अभी तक एक भी क्वाइन अपना सेल आउट नहीं किया आज तक, नॉट इवन अ सिंगल क्वाइन, और ना मैं भी करने वाला। बिकॉज आई अंडरस्टैंड द कम्युनिटी, आई अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। मुझे फियर में आने की जरूरत नहीं है। माई फेथ इज विद द कंपनी। मेरा भरोसा कंपनी के साथ है।
साथ बना हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को वो करवाते हैं। और जब कोई व्यक्ति मीथर के साथ इतना सब कुछ अचीवमेंट करने के बाद भी समझ नहीं पाता ना मीथर की पावर को, तो मेरे अंदर ना का सनी देओल जाग जाता है। क्योंकि मैं सानेवाल से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी, मेरे ताऊजी और धर्मेंद्र एक ही गांव से बिलोंग करते रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं। सानेवाल धर्मेंद्र का गांव है, आगे उनका बच्चा सनी देओल अंदर का ना सनी देओल जाग जाता है कि जब आप कहते हैं मैं मीथर कम्युनिटी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं वापस राइजर में नहीं लूंगा, तो मेरे अंदर का ना वो भाग जाता है। तो मेरे मन में ना एक भावना आती है, एक आवाज आती है, अंदर से निकलती है कहने के लिए, पर मैं कह नहीं पाता। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन्हीं के जरिए उनसे बुलवा देता हूँ अपने अंदर की भावना। तो ये एक छोटी सी बातचीत है जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आज मीथर पे भरोसा नहीं है तो यही बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। एक बार फिर से, हाँ, मजा आएगा। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। तो माय डियर फ्रेंड, इससे पहले कि आप समझदार हैं, मीथर के साथ अगर आप खड़े रहते हैं तो मीथर आपके साथ खड़ा रहेगा। मीथर कहीं नहीं जा रही। आपको मीथर के साथ कहाँ तक जाना है ये आपको तय करना है। तो अभी इस पार्ट को यहाँ पे ओवर करते हैं, बाकी फिर मैं कुछ चीजें आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट ताकि हम इस चीज को कर सकें। तो मैंने आपके सामने ये एक्सेल शीट ओपन करी है और इस पॉइंट पे हम बात करेंगे कि जो मीथर के इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर किस तरीके से हमारी कंपनी जो है आने टाइम पे अपनी रेवेन्यू मॉडल को और इनकम को जनरेट करेगी, जिसके जरिए हमारा जो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो बनी रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आ जाता है ब्लॉकचेन। अब अगर हम देखें, दूसरा हम बात करेंगे अपने एक्सचेंज के बारे में, एंड थर्ड हम बात करेंगे अपने मेटाराइज के बारे में, जो कि हमारा मेटावर्स है। अब हम देखें कि अगर हम इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन्स देखें, जो दो या तीन तीन प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन्स है, वो कौन कौन सी हैं? बाइनेंस, इथेरियम और ट्रॉन। ये तीन सबसे प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन्स है। मैं बिटकॉइन को इसमें नहीं ले रहा क्योंकि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन डिप्लॉय नहीं हो सकते, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर डिप्लॉय नहीं हो सकता, तो मैं इन तीनों को लेके चल रहा हूं। अब अगर हम तीनों का रेवेन्यू मॉडल देखें कि ये तीनों रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, तो इनका रेवेन्यू का सोर्स क्या है? इनका रेवेन्यू का सोर्स है वो प्रोजेक्ट्स दैट विल बी डेवलप्ड ऑन देयर ब्लॉकचेन। जो प्रोजेक्ट्स उनकी ब्लॉकचेन में डेवलप होंगे वही इनका रेवेन्यू मॉडल है ब्लॉकचेन्स का। और ये कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं? इन द टर्म्स ऑफ गैस फीस। कि जो जो टोकन इनके प्रोजेक्ट पे डेवलप होता है, उस टोकन की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके ऊपर जो गैस फीस लगती है वो उनके नेटिव कॉइन में लगती है। केवल यही एक बिजनेस मॉडल है इनके पास। अगर हम आज बात करें तो कितने कितने टोकन अवेलेबल हैं? बाइनेंस के ऊपर लगभग 50 लाख टोकन्स डेवलप्ड है। इथेरियम पे लगभग 10 लाख टोकन डेवलप्ड है और ट्रॉन पे लगभग 1.5 करोड़ टोकन डेवलप्ड है। अब इथेरियम की क्योंकि गैस फीस ज्यादा है
तो 10 लाख टोकन के ऊपर भी वो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ऐसे ही बाइनेंस जनरेट कर रही है और ऐसे ही ट्रॉन जनरेट कर रहा है। तो कल को मीथर की M20 चेन कैसे डेवलप करेगी? अगर हम बात करें M20, तो M20 भी जो टोकन डेवलप होंगे उनसे जो गैस फीस मिलने वाली है उन्हीं से डेवलप करेगी, और उस गैस फीस से ऊपर जो नेटिव कॉइन यूज होगा दैट विल बी एम कॉइन। अब क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आज हमारे उस पर डेवलप होना शुरू हो चुके हैं? यस, अर्थबिट एक्सचेंज ने अपना टोकन ऑलरेडी हमारे पे डेवलप किया है, एंड हमारा जो मेटावर्स है राइजर, सर ये भी एक प्रोमिनेंट है। तो आज अगर हम राइजर को बाय कर रहे हैं, या राइजर जो भी ट्रांजैक्शन होगा, राइजर जो भी घूमेगा, वो सारा का सारा किसको यूज करेगा? एम कॉइन को। राइजर एम कॉइन को यूज करने वाला है, यानी कि जितना ग्रोथ पर राइजर जाएगा उतना ही ज्यादा एम कॉइन की खपत बढ़ने वाली है। सो बेसिकली राइजर एक एक्सटेंशन है हमारे एम कॉइन का। मैं इस बात को इस तरीके से बोलना चाहता हूं कि एम कॉइन डोर है और राइजर पतंग है। अब इनके अलावा एक बात याद रखिएगा कि मीथर फ्रॉम डे वन कहती आई है कि हम एक इकोसिस्टम ड्रिवन कंपनी है। जब हम इकोसिस्टम ड्रिवन कंपनी, उसका एक ही मतलब था कि ब्लॉकचेन हमारी इन हाउस होगी और उस पर रन होने वाले प्रोजेक्ट्स भी हमारे इन हाउस होंगे। तो आज अगर हम अपना मेटावर्स अपनी ब्लॉकचेन पे डेवलप कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि हमें अपनी ब्लॉकचेन पे भरोसा है। वैसे भी हमारी ब्लॉकचेन सर्टिक से ऑडिटेड है, हमें अपनी ब्लॉकचेन पे भरोसा है। तो आज अगर मुझे अपना मेटावर्स डेवलप करना है तो मैं क्या करूं? किसी और की ब्लॉकचेन पे जाके डेवलप करूं या खुद की ब्लॉकचेन पे डेवलप करूं? जब खुद की ब्लॉकचेन पे डेवलप करूंगा तो टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट एक टोकन डेवलप हुए कोई भी प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे डेवलप किया जाए, डेवलप डिप्लॉय किया जाए। तो राइजर टोकन का बनना तो टेक्निकली पॉसिबल, मतलब बिना राइजर टोकन बने तो टेक्निकली मेटावर्स को हमारी ब्लॉकचेन पर या किसी भी ब्लॉकचेन पे बनाना पॉसिबल ही नहीं था। आज जब वो जब बना है तो राइजर टोकन हमारे को एक नया पोटेंशियल दे रहा है, बिकॉज एमकॉइन की सप्लाई कंप्लीट हो गई थी, और एमकॉइन की सप्लाई कंप्लीट होने के बाद कंपनी ने हमारे को राइजर टोकन की अपॉर्चुनिटी दी। क्यों? क्योंकि मेटावर्स हमें डेवलप करना ही करना था। मेटावर्स सबसे बड़ा पोटेंशियल यूज केस है वेब 3 का। तो आने वाले टाइम में लेट्स से केवल और केवल 5 लाख टोकन डेवलप होते हैं मेटा हमारे M20 ब्लॉकचेन पर, और ये 5 लाख ऑन एन एवरेज 10,000 की कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। 5 लाख टोकन है, इनकी 10,000 की कम्युनिटी है केवल, ओनली 10,000। 5 लाख टोकन, भाई इसमें 50 लाख है, इसमें 10 लाख है, इसमें 1.5 करोड़ है, मैं कह रहा हूं केवल 5 लाख है, और केवल 10,000 की कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, और ये आपस में दिन की एक ट्रांजेक्शन करते हैं ओनली। तो टोटल ट्रांजेक्शन्स कितनी होंगी मीथर की ब्लॉकचेन पर, M20 ब्लॉकचेन पे आने वाले टाइम में? दिस मल्टीप्लाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो लगभग लगभग कितनी हो जाएंगी सर ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लगभग लगभग 500 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हो रही होंगी। 500 करोड़ ट्रांजेक्शन्स। इसके अंदर मैं कहता हूँ राइजर की भी इंक्लूडेड है, अर्धबिट की भी इंक्लूडेड है, और बहुत सारी की इंक्लूडेड है। अब ये 500 करोड़ ट्रांजेक्शन्स को पूरा करने के लिए मैं कहता हूँ केवल 10 पैसे का, मैं 10 सेंट की बात नहीं कर रहा, मैं 10 पैसे के एम कॉइन की बात कर रहा हूं, कि एक ट्रांजेक्शन पर केवल 10 पैसे का एम कॉइन लगता है। तो सर कितने का एम कॉइन खपत होगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, लगभग लगभग 50 करोड़ रुपए का एम कॉइन डेली बेसिस पर रिक्वायर्ड होगा। नाउ दिस इज द टाइम जब एक्चुअली में एम कॉइन की वर्थ क्रिएट होती है, क्योंकि एम कॉइन ब्लॉकचेन का कॉइन है। मैं कभी भी उसको पर्सनली सब्जी खरीदने के लिए यूज नहीं करूंगा, कभी भी नहीं।
मैं कभी उसे गोल्ड खरीदने के लिए यूज नहीं करूंगा, बिकॉज एम कॉइन तो खुद में गोल्ड है, इट्स अ डिजिटल गोल्ड। राइजर अपने आप में गोल्ड है, बट किस जगह पर, जिस जगह पर उसकी अवेलेबिलिटी और यूजेबिलिटी है। सर अगर एक आप सुनार के पास लेके जाते हैं तभी उसे गोल्ड समझ में आता है, अगर आप एक सब्जी वाले के पास ले जाएंगे उसको गोल्ड और पीतल का अंतर करना नहीं आता। सेम वे एक पढ़ी लिखी जो कम्युनिटी है, एक एजुकेटेड कम्युनिटी है, जो एक अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी है, वो गोल्ड है। पर अगर वही कम्युनिटी अपने ही प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स को नहीं समझ रही तो वो लाइबिलिटी भी बन सकती है। तो ये है हमारा। अब आ जाते हैं हम एक्सचेंज पर। सबसे बड़ा एक्सचेंज क्या है? बाइनेंस। बाइनेंस एक्सचेंज ने अपना क्वाइन बीएनबी एयर ड्रॉप में दिया था। किसके लिए दिया था? आपसे एक काम करवाने के लिए कि डाउनलोड एक्सचेंज, आप उसका बाइनेंस का एक्सचेंज डाउनलोड करो। और फिर उसने बोला कि लेट्स डू वन थिंग, आप रेफर करो किसी और को, रेफर एक्सचेंज फ्रॉम योर कोड एंड ऑल्सो गेट बीएनबी। तो उसने क्या कहा कि भाई अगर आप मेरा एक्सचेंज डाउनलोड करते हो तो एक्सचेंज डाउनलोड करने के ऊपर मैं आपको 1000 बीएनबी ड्रॉप एयर ड्रॉप दूंगा, और अगर आप किसी को रेफर करते हो तो 1000 उसको मिलेंगे और आपको 500 मिलेंगे। ऐसा करके कई लोगों ने बहुत सारे बीएनबी एयर ड्रॉप में कमाए, पर आज उनके पास नहीं है क्योंकि उन्होंने बाइनेंस के वर्किंग मॉडल को समझा ही नहीं। आज बाइनेंस के ऊपर 20 करोड़ 2 मिलियन यूजर्स अवेलेबल है सर। 20 करोड़, 20 करोड़ यूजर अवेलेबल है। अगर ये यूजर केवल 1000 रुपए की मंथली ट्रांजेक्शन करें तो 20,000 करोड़ की मंथली ट्रांजेक्शन्स हैं। 20,000 करोड़ की मंथली ट्रांजेक्शन्स बाइनेंस के एक्सचेंज पर होती हैं। अब अगर बाइनेंस केवल 1% इनसे कमा रहा है, आधा परसेंट सेलर से, आधा परसेंट बायर से, तो 200 करोड़ पर मंथ रेवेन्यू है। आज जो लोग बाइनेंस के फंडामेंटल को समझते हैं वो ये बात समझ रहे हैं कि इसका रेवेन्यू इतना बड़ा हो चुका है, इसकी वजह से बीएनबी की कीमत है। बाइनेंस ने तो अपना कॉइन जो है वो एयर ड्रॉप में दे दिया था, 10 सेंट के रेट पर मुफ्त में बांटा था। पर उसका टारगेट क्या था? दीज पीपल, ये कम्युनिटी बिल्ड करना। बाइनेंस ने अपनी कम्युनिटी ब्लॉकचेन से पहले अपने एक्सचेंज से बिल्ड करी है। जैसे मीटर अपने एफिलिएट प्रोग्राम से कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है, बाइनेंस ने भी एक एफिलिएट प्रोग्राम चलाया कि अपना एक्सचेंज डाउनलोड करो तो 1000 कॉइन ले लो, दूसरे को करवाओ तो 500 मिलेंगे। ये भी एक तरीके का एफिलिएट प्रोग्राम था। उस एफिलिएट के जरिए उसने 20 करोड़ लोगों की कम्युनिटी खड़ी कर ली। आज वो कम्युनिटी पैसा डालती है तो बाइनेंस कमाता है, पैसा निकालती है तो बाइनेंस कमाता है। बाइनेंस ने स्टेकिंग का ऑप्शन दे दिया। अगर किसी कॉइन पे बाइनेंस 10% की स्टेकिंग आपको दे रहे कि आप फलाना फलाना कॉइन खरीद के स्टेक कर दो, तो आपको क्या लगता है उस स्टेकिंग पे बाइनेंस नहीं कमा रहा होगा? बाइनेंस उस पर शायद 15% कमा रहा होगा। पैसा आपका लग रहा है, स्टेक आप कर रहे हो, पैसा आपका रुक रहा है, बट कमा तो बाइनेंस भी रहा है। आज वही स्टेकिंग मॉडल आने वाले टाइम में जो हमारा ट्रेड बिट है, आज हमारा टारगेट है कि हम मीटर की कम्युनिटी को 10 करोड़ पे ले जाए। मैं कहता हूं 10 करोड़ में से ट्रेड बिट पर केवल 2 करोड़ लोग भी आते हैं और वो ऑन एन एवरेज 1000 या 10,000 रुपए का मंथली ट्रांजेक्शन करते हैं। केवल एम कॉइन की बात नहीं कर रहा, राइजर की बात नहीं कर रहा, मल्टीपल कॉइन्स वहां पे अवेलेबल होंगे। तो सर अपना भी 20,000 करोड़ की ट्रांजेक्शन हो जाती है। सेम फिनोमिना
जो बाइनेंस ने यूज करा अपने एक्सचेंज को के जरिए रेवेन्यू जनरेट करने का, वही ट्रेडबिट रास्ता है मीथर का रेवेन्यू जनरेट करने का। अब जब ये होगा तो आने वाले टाइम पे जब वो देखेंगे तो मीथर के दोनों कॉइन्स M20 चेन का और राइजर का, उसके अंदर लोग आएंगे, बिकॉज हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारा प्रोजेक्ट्स हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं और ये उसकी यूजेबिलिटी है। अब आता है मेटावर्स। अभी तक इनमें से किसी ने भी अपना मेटावर्स लॉन्च नहीं किया है। मीथर अपना मेटावर्स लॉन्च कर चुकी है। अगेन, जो कम्युनिटी आज मेटावर्स पे हमारी बिल्ड होगी, वो क्या करेगी? वो परचेजिंग करने वाली है सर, परचेजिंग करने वाली है। अब लेट्स से मीथर एक मॉल है जहां पे आपकी जरूरत का, मीथर का मेटा राइस वो मॉल है जहां पे आपकी जरूरत का सारा सामान मिलता है, सारा सामान। आज अपने घर में आप जो जो चीजें खरीदते हैं, केवल 2 करोड़ की ही हमारी कम्युनिटी है जो मेटा राइस को यूज कर रही है, और वो अपने घर का एवरेज 10,000 रुपए की खरीदारी कर रही है, कपड़ा लत्ता वगैरह वगैरह। वहां के शोरूम से एवरेज 10,000 रुपए महीने की खरीदारी कर रही है। तो सर 20,000 करोड़ का ये ट्रांजेक्शन होंगी। सोच के देखिए, आज आपके घर में 10,000 रुपए की शॉपिंग होती है नहीं होती है, जिसमें मैं एवरेज आपकी क्लोथिंग का भी मान लेता हूं, मैं आपका ग्रोसरी का भी मान लेता हूं, मैं आपकी बाकी चीजों का भी मान लेता हूं, टाइम टाइम पे आप गाड़ी भी खरीद रहे, मैं एवरेज 10,000 मान के चल रहा हूं। तो ये 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने वाला मॉल बन जाएगा मेटा राइस। और ये 20,000 करोड़ की ट्रांजेक्शन किसके जरिए होंगी? राइजर कॉइन के जरिए। और राइजर कॉइन किस पर है? M कॉइन पर। तो ये दोनों चीजें क्या करेंगी? ये प्राइस को लॉन्ग रन में अपवर्ड्स ड्राइव करेंगी। तो ये 3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे मीथर के डेवलप होंगे, ब्लॉकचेन, एक्सचेंज एंड मेटा राइज। और अगर ये बात आपको क्लियर आ गई समझ में, तो मुझे पूरा भरोसा है उसके बाद कि अगर आप इस बात को समझ गए तो आप 2030 से पहले अपने कॉइन को मूव आउट नहीं करेंगे, यू विल बी होल्ड योर कॉइन। एक बार याद रखिएगा, आज तक मैंने एक भी ट्रेडर ऐसा नहीं देखा जो कहता है मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूं, मैंने कभी कोई जो है कहीं पे होल्डिंग नहीं करी और मैं आज करोड़पति हूं। पर मैंने ऐसे कई इन्वेस्टर्स देखे, कई होल्डर्स देखे, कई स्टेक होल्डर्स देखे हैं जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपना होल्ड करते चले गए और वो बहुत बड़े लेवल पर है। सो होल्डिंग चेंजेस द गेम, बट उसके लिए आपको आपकी कंपनी के फंडामेंटल्स और बेसिक्स समझ में आने जरूरी है, और आज मैंने वही कोशिश करी। आई होप आपको आज की इस ट्रेनिंग से डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिला होगा। तो आज की ट्रेनिंग को हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं, और कुछ समय के लिए हमारे पास आज समय है तो हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन कर लेते हैं, ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स